कहानी की शुरुआत बर्फ से ढके बर्फीले पहाड़ों से होती है, जहाँ पर एक कबीला आबाद है। वो जिंदा रहने के लिए वहाँ पर मौजूद जंगली हाथियों का शिकार करते हैं, पर वो हाथी कभी कभार तो नजर तक नहीं आते और कभी कभार तो वह बहुत ही लंबे समय तक गायब हो जाते हैं। और जब शिकार रुकता है तो उनकी जिंदगी भी रुक जाती है और भूख उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती है, और इसलिए पूरा कबीला उदास रहता है। और उन्हीं के बीच एक औरत होती है जिसको सब लोग बड़ी माँ बुलाते हैं, और उन लोगों का मानना था कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। एक दिन उन कबीले वालों को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम एवलेंट है। उसी कबीले में एक डिले नाम का लड़का होता है जो समय के साथ धीरे धीरे एवलेंट को पसंद करने लगता है। और वहाँ पर डिले के पिता एक अलग ही पहचान रखते हैं और उनके पास एक सफेद भाला होता है और हर शिकार की शुरुआत वही करते हैं। और फिर अचानक एक दिन वो बहुत ही कठिन फैसला लेते हैं। उन्हें बहुत ही दूर का सफर करना था और एक रात वो अपने दोस्त से कहते हैं, मुझे अब जाना होगा, पर तुम कसम खाओ कि तुम किसी को भी सच नहीं बताओगे और ना ही ये कारण बताओगे कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। और उस रात के बाद सब कुछ बदलने वाला था। जाने से पहले डिले के पिता अपना सफेद भाला अपने दोस्त को देकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही पूरा कबीला बदल जाता है। और वहाँ के लोग डिले को ताने देने लगते हैं कि तुम्हारे पिता डर के मारे वहाँ से भाग गए हैं, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी, एक ऐसा सच जो सिर्फ उसका दोस्त जानता था। वहीं पर एवलेंट भी खुद को बहुत अकेला महसूस करती है और दोनों को सहारे की जरूरत होती है। और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती एहसास में बदल जाती है। और समय काफी तेजी से बीत जाता है और देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। डिले और एवलेंट अब बड़े हो चुके थे और फिर एक दिन जंगली हाथी फिर से लौट आते हैं और कबीला एक बहुत ही बड़ा फैसला करता है। जो सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेंट से हो जाएगी और साथ ही उसको मिलेगी वो सफेद भाला। और अब ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये इज्जत, प्यार और तकदीर की जंग थी। बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। हाथी के शिकार करने वाले को उस कबीले का सरदार भी बना दिया जाएगा, लेकिन एवलेंट को बहुत डर लग रहा था। एवलेंट डिले से कहती है कि हम यहाँ से चले जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं, परंतु डिले ये बात मानने के लिए जरा भी तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप की तरह लोग मुझे भी भगोड़ा कहें। वो कहता है कि हाथी का शिकार मैं ही करूंगा और तुम मेरी ही बीवी बनोगी। और फिर सब शिकारी बर्फीली जमीन की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही उनकी नजर उन जंगली हाथियों पर पड़ती है, गांव के सब शिकारी उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं और एक बहुत बड़ा सा जंगली हाथी वो अपने जाल में जकड़ लेते हैं, परंतु वहाँ से हाथी निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो उसी जाल के साथ आगे की तरफ भागने लगता है। लेकिन कबीले के बहुत से शिकारी उस जाल को नहीं छोड़ते, उसको पकड़ लेते हैं और हाथी भी अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ता है और एक एक करके तमाम शिकारियों के हाथ उस जाल से छूटने लगते हैं। लेकिन डिले का हाथ अब भी उस जाल में अटका हुआ है। वो हाथी उसको खींचता हुआ सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचते ही हाथी डिले पर टूट पड़ता है और डिले तुरंत एक भाले से उस पर वार करता है, परंतु हाथी तो बेअसर ही रहता है और हाथी फिर से उसको कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन डिले भी हिम्मत नहीं हारता और इस बार डिले अपना पूरा जोर लगा देता है उसको मारने के। हाथी पर 2-3 वार करने के बाद वो एकदम से जमीन पर ढेर हो जाता है। कबीले के लोग जैसे ही उसके पास आते हैं, कबीले के लोग इतने बड़े हाथी का शिकार देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि डिले ने अकेले इतने बड़े हाथी को मार दिया है। और उस कानून के मुताबिक वो लोग सफेद भाला डिले को दे देते हैं और साथ ही एवलेंट की शादी उससे करवाने वाले थे और एवलेंट का हाथ भी उसके नाम कर दिया जाता है और उनकी शादी तय कर दी जाती है। लेकिन डिले मन ही मन में बहुत उदास था। उन सब लोगों को तो ये लग रहा था कि डिले ने सबसे आखिर तक उस जाल को पकड़े रखा और हिम्मत करके उस हाथी का अकेले शिकार कर लिया। लेकिन डिले कहता है कि मेरा भी हाथ छूट गया था, वो तो मेरा हाथ गलती से वहाँ पर अटक गया, जिसके कारण मैं उसे छोड़ नहीं सका और इसलिए वो भाला वापस कर देता है और कहता है कि मैंने जीत हासिल नहीं की। और साथ में उसने एवलेंट को भी छोड़ दिया। कभी कभी असली वीरता जीतने में नहीं बल्कि सच बोलने में होती है। लेकिन एवलेंट नहीं चाहती कि वो उस भाले को वापस करे, क्योंकि ऐसा करने से वो दोनों जुदा
तबाह हो सकते हैं। और उसी दौरान कुछ लोग उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं। वो उनके कबीले के बहुत से लोगों को बंदी बना लेते हैं और वहाँ से जाते समय उनकी नजर एवलेंट पर पड़ जाती है और वो लोग जबरदस्ती एवलेंट को भी अपने साथ ले जाते हैं। डिले उनके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता के दोस्त उसको रोक लेते हैं, लेकिन वो फिर से उनके पीछे जाने की बात करता है। डिले का एक दोस्त बोलता है कि वो पहाड़ बहुत ही खतरनाक हैं, आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। डिले कहता है कि जब वो लोग आ सकते हैं, आकर जा सकते हैं, तो हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे। मैं जाऊंगा उनके पीछे एवलेंट को लेने। और डिले अपने साथियों के साथ उन बर्फीले पहाड़ों पर उनके पैरों के निशानात का पीछा करते हुए उनको ढूंढने लगता है। बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से उनके सारे निशान मिट चुके थे, लेकिन वो लोग अपनी हिम्मत नहीं हारते और उनका पीछा करते ही रहते हैं और दिन रात बगैर आराम किए वो लगातार चलते ही रहते हैं। और यूं ही चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंचते हैं, जहां से आगे उनको अपने साथी देख जाते हैं। वो लोग एवलेंट और उसके कबीले के लोगों को कैदी बनाकर बस चलते ही जा रहे थे और यूं ही चलते चलते वो एक जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। डिले और उसके साथी भी हिम्मत करके उन तक पहुंच ही चुके थे और वो बहुत ही बहादुरी के साथ एवलेंट को छुड़वा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग इन्हें फिर से देख लेते हैं और इनके एक साथी को जख्मी कर देते हैं। वो लोग एवलेंट और उसके कबीले के लोगों को आगे की तरफ ले जाने लगते हैं। अब डिले और उसका एक जख्मी साथी ही उनसे बचे हुए हैं। वो अपने जख्मी साथी को लकड़ियों की मदद से किसी तरह से उनसे दूर ले जाता है। कुछ आगे जाने के बाद भूख के मारे वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वहीं पर डिले शिकार तलाश करने की कोशिश करता है और अचानक उसका पैर फिसलने से वो एक खाई में गिर जाता है। जिस तरह से डिले वहाँ पर आ गिरा था, वैसे ही एक शेर पहले से वहाँ पर फंसा हुआ था। वो तो दिखने में ही बहुत खतरनाक लग रहा था और वहीं पर काफी बारिश भी हो रही थी, जिसके कारण वो शेर डूबने ही वाला था, लेकिन डिले उसकी जान बचा लेता है और इसलिए शेर उसको बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और वो दोबारा अपने जख्मी साथी के पास पहुँचता है। डिले के साथी को दूर से उठता हुआ धुआं दिखाई देता है और वो दोनों उसी की तरफ चल पड़ते हैं और यूं ही वो एक कबीले में पहुँचते हैं। जैसे ही उस कबीले के लोग उनको देखते हैं, वो लोग उनको मारने ही वाले थे कि अचानक उसी शेर की दहाड़ सुनाई देती है और सब लोग खौफ के मारे थम से जाते हैं। और डिले उस शेर को देखते ही बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। लगता है कि शेर ने डिले को पहचान लिया है और वो कुछ बगैर नुकसान किए बस शांति के साथ वहाँ से चला जाता है। डिले की वजह से उस शेर से उनकी जान बच चुकी थी। कबीले के लोग उन्हें अपने साथ ले जाकर उन्हें खाना खिलाते हैं। वो उन दोनों की काफी सेवा करते हैं। साथ ही डिले पूछता है कि तुम लोगों को हमारी लैंग्वेज कैसे आती है। उस कबीले का सरदार बोलता है कि बहुत ही अरसा पहले जहाँ पर एक इंसान आया था, वो जहाँ पर पुरसकून और जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए आया था, उसी ने हमको ये सारी जुबान सिखाई है। वहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है, जिस आदमी ने उनको जुबान सिखाई थी दरअसल वो डिले के पिता ही थे। डिले उनसे उस आदमी के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक रूहें उसे अपने साथ ले गई हैं। उन्होंने हमारे भी कुछ लोग बंदी बना रखे हैं और वो एक ऐसा जहन्नुम है जहाँ से कोई भी कभी भी वापस नहीं आया। वो लोग डिले को कहते हैं कि तुम ही हमें इस उलझन से निकाल सकते हो। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारे रूल के मुताबिक जो आदमी हमें इस खतरनाक शेर से बचाएगा वो आगे भी हमारी मदद करेगा। वहीं पास में कुछ और भी कबीले होते हैं और वो एक दूसरे को खबर देते हैं कि हमारी जान बचाने वाला मसीहा आ चुका है। वहीं पे डिले का साथी उसे बताता है कि तुम्हारा बाप भगोड़ा नहीं है, वो एक बहुत ही बहादुर इंसान था, बल्कि वो तो अपने कबीले के लोगों के लिए एक सेफ जगह ढूंढने की तलाश में थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे कबीले के लोग ऐसे ही भूख और प्यास से मरते रहें। डिले कहता है कि तुमने आज तक ये बात मुझसे छुपाई और उसी पर उसका साथी कहता है कि तुम्हारे बाप ने मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि उसकी तरह बाकी लोग भी एक एक करके वो कबीला छोड़ दें। बाकी कबीले के लोग डिले के साथ मिलकर उस पहाड़ की तरफ चलने लगते हैं जहाँ पर वो सब कैदी हैं और यूं ही वो एक नदी के पास पहुँचते हैं, परंतु वो लोग नाव की मदद से बहुत ही आगे निकल चुके थे। कबीले के लोग और डिले वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि
क्योंकि उनके पास तो कोई नाव ही नहीं है। वो लोग उन तक पहुंचने के लिए पैदल चलने का सोचते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। परंतु डिले कहता है कि हमें किसी भी हाल में ये डेजर्ट पार करना होगा और बहुत से दिन सफर करने के बाद उस रेगिस्तान के दूसरे सिरे तक पहुंच ही जाते हैं। और रेगिस्तान के उस पार तो एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे थे और उन सब लोगों को कैदी बनाने का मकसद यही था कि उनसे जानवरों की तरह यहाँ पर काम करवाया जाए। वो लोग अपने लीडर का बहुत ही एहतराम करते हैं और उनका कहना है कि वो आसमान से यहाँ पर उड़कर आए हैं, लेकिन उनका सरदार कभी भी अपना फेस उन सब लोगों के सामने नहीं लाता। वहीं पर उनका सरदार उनको हुक्म देता है कि ये काम बहुत ही कम हो रहा है, तुम लोग अपने काम की स्पीड बढ़ाओ। और वहीं पर एक गुलाम की बलि देने के लिए कहता है और वो बिना कुछ सोचे डिले के एक साथी की बलि चढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ डिले और कबीले का एक सरदार किसी तरह से उन कैदियों के कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर डिले की मुलाकात एक अंधे आदमी से होती है जो उस सरदार के बारे में कुछ जानता है। वो कहता है कि ये 3 सरदार थे, उनमें से सिर्फ एक ही बच चुका है। डिले उससे उसको मारने का तरीका पूछता है। वहीं पर वो आदमी बोलता है कि वो सरदार एक ऐसे आदमी से डरता है जिसकी बॉडी पर एक ऐसा निशान है जो बिल्कुल एक स्टार की तरह लगता है। वो कहता है कि वही आदमी इन सब की जान बचा सकता है। वहीं पर डिले को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। डिले और उसका साथी बिना वक्त गवाए दोबारा अपने साथियों के पास पहुंचते हैं, परंतु वहाँ के कुछ लोगों ने उनको देख लिया था और अब उनको खत्म करना हर हाल में लाजिम हो चुका था। और इसी लड़ाई में डिले का एक साथी फिर से जख्मी हो जाता है। वो उसके पिता का सफेद भाला उसको दे देता है और कुछ समय बाद वो मर जाता है। और दूसरी तरफ एवलिन के हाथ पर उन लोगों को कुछ निशान दिखाई देते हैं। दरअसल ये निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस अंधे आदमी ने बताए थे। वो निशान देखते ही वो लोग एवलिन को अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। वहीं पर उस सरदार को वो लोग बताते हैं कि इस कैदी को बचाने के लिए एक शिकारी भी इसके पीछे है। दूसरी तरफ डिले गुलाम के रूप में अपने साथियों के पास आता है और वहीं पर एकदम जंग का माहौल बन चुका था और उसी दौरान वहाँ पर जंगली हाथी इधर उधर भागने लगते हैं। वो सरदार एवलिन को बाहर ले जाने का कहता है। इसको देखने के बाद भी अगर वो लोग ना रुके तो तुम इसको खत्म कर देना। एवलिन को बाहर देखते ही उसके साथी एकदम से रुक जाते हैं। वहीं पर उनके सरदार का एक आदमी कहता है कि जो आदमी भी एवलिन को यहाँ से ले जाना चाहता है वो चुपचाप उसको वहाँ से ले जाए। लेकिन एवलिन डिले के साथ साथ अपने बाकी साथियों की भी बात करता है। उनका सरदार कहता है कि तुम सिर्फ एवलिन को लेकर जा सकते हो, बाकी लोग हमारे गुलाम हैं। लेकिन डिले को ये बात जरा भी मंजूर नहीं है और डिले वहीं से उस सफेद भाले को उस सरदार की तरफ पूरे जोर के साथ फेंकता है और वो भाला उस सरदार के आर पार हो जाता है। डिले कहता है कि उसने तुमको इतने अरसे तक पागल बनाए रखा, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान था और जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका। और इसी दौरान उन लोगों के दरमियान जंग छिड़ जाती है और डिले के लोग वो जंग जीत जाते हैं। लेकिन जो आदमी इन लोगों को जहाँ पर बंदी बना कर लाया था वही आदमी एवलिन पर हमला कर देता है, जिसके कारण एवलिन इस दुनिया से चली जाती है और गुस्से के मारे डिले उस आदमी को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बड़ी माँ ये सब कुछ देख रही थी। शायद डिले और उसके साथियों को बड़ी माँ ताकत दे रही थी और वो भी इस दुनिया से चल बसती है। और दूसरी तरफ हमें फिर से एवलिन दिखाई देती है जो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। और वहीं पर कबीले का एक सरदार डिले को कुछ बीज देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि वो लोग भी फसल उगाएं और शिकार के आसरे पर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। वो कबीले वापस जाकर बाप के कहने पर फसल उगाता है और अब उन्हें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहीं पर इस कहानी का एंड होता है।